Hello guys, so this is Priyanka Singla from Y School, your biology mentor. ठीक है. सो आज हम अपना एक वीडियो लेके आए हैं. स्मॉल सा वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम नीट के अंदर अपने मार्क्स बायोलॉजी में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये वीडियो बनाना क्यों पड़ा, या फिर हमें इस डिस्कशन की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है. वो हमें पता है. फर्स्ट रीज़न क्या बनता है कि जब भी हम नीट का पेपर देते हैं तो हम ऑलवेज़ देखते हैं, हमें पता है कि नीट के अंदर बायोलॉजी का वेटेज हमेशा फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के कंपैरिजन में डबल होता है. ठीक है, मतलब कि फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री का जितना वेटेज है उतना अकेले बायोलॉजी का वेटेज है. तो नीट के अंदर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब हम +1 में एंटर होते हैं, हम सबका ड्रीम होता है कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अपनी सीट फिक्स करनी है. अगर आप भी यही चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, बहुत अच्छा रैंक आए, तो उसके लिए आपको भी पता है कि आपको कम से कम 300+ मार्क्स जो हैं वो बायोलॉजी में स्कोर करने ही करने पड़ेंगे. अगर आप 250 का स्कोर कर रहे हो तो बहुत कम है. 290 भी कर रहे हो तो आपके चांसेस जो हैं सेलेक्ट होने के वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं. वैसे तो बेस्ट माना जाता है अगर आप 330 ले पा रहे हो, 340 ले पा रहे हो, अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो. बहुत ज़्यादा चांसेस आपके हो गए हैं सिलेक्शन होने के. नो डाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर बायोलॉजी में ही मार्क्स कम आएंगे तो आप कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज के आप सपना ही भूल जाओ कि आप डॉक्टर बन पाओगे. अगर आपको नीट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेनी है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपको बायोलॉजी के अंदर कम से कम 340-330 मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने ही करने पड़ेंगे. ठीक है. आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है. हम पहले स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. एक होते हैं जिनको बायोलॉजी ठीक ठाक पसंद होती है और वो बायोलॉजी को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी लगती है, तो उनको लगता है कि एंड मोमेंट में पढ़ लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा एंड में देख लेंगे, या क्लास में सुन के तो आते हैं, उतना बहुत है. तो वो बच्चे हमेशा 250 स्कोर करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी आ गई वो बच्चे जो बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं. तो वो बच्चे हमेशा 250-260 तक ही आ पाते हैं टेस्ट में. अगर आप वो बच्चे हो तो आपको बायोलॉजी के मार्क्स इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि इतने मार्क्स लोगे तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट की आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगी. सेकंड कैटेगरी होती है जिनको समझ ही सिर्फ बायोलॉजी आती है. तो वो क्या करते हैं कि हमें तो पढ़ने में बायोलॉजी मज़ा आ रहा है, दूसरा उनके माइंड में मिथ होता है कि बायोलॉजी का डबल वेटेज है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम सारा दिन बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं. यूजुअली वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे 10-10 बुक्स पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हैं, किसी चैप्टर को, जस्ट लाइक एनिमल किंगडम, उसको इतना पढ़ लेते हैं. गूगल से पढ़ेंगे, कहीं मल्टीपल जगह से, मतलब इतने रिसोर्सेज से वो बायोलॉजी को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भूल ही जाते हैं. तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना रहे. कुछ हैं जो नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं, और एक कैटेगरी है जो बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं. दोनों ही हार्मफुल हैं, दोनों ही आपको सिलेक्शन होने नहीं देंगे. तो हमने आज सीखना है, हम आज लर्न करेंगे कि बायोलॉजी को पढ़ना भी है, बट कैसे पढ़ना है ताकि हमारे बहुत इजीली नीट के अंदर 330-340 मार्क्स जो है वो आ जाए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. हमारे पास ये हमने कुछ क्या किया है, कुछ हमने यहाँ पे यूनिट वाइज और कुछ चैप्टर्स भी दिए हुए हैं. इसके अंदर हमने चैप्टर्स और यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. ये आप सेम टू सेम +2 के अंदर पिरामिड पढ़ते होगे ना, बायोलॉजी के अंदर ही. वैसे भी नॉर्मली आपको पिरामिड का फॉर्मूला जो है वो एक पता है शेप क्या होता है. तो वैसे ही हमने बायोलॉजी का पिरामिड बनाया. इसको आप बायोलॉजी पिरामिड भी बोल सकते हो, सिलेबस पिरामिड भी बोल सकते हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे चैप्टर्स को, कुछ यूनिट्स को बेस पे रखा है और कुछ को पीक पे रखा है. ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कैसे किया है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने बेस के ऊपर कौन कौन सी यूनिट्स रखी हैं. सबसे पहले हमारे पास इकोलॉजी, जो +2 का सबसे लास्ट यूनिट है, और इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर्स होते हैं.
जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन +2 की सेकेंड यूनिट है, 3 चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर। बायोटेक्नोलॉजी 2 चैप्टर्स होते हैं, 4th यूनिट है +2 की। एनिमल फिजियोलॉजी बहुत लंबा यूनिट है, +1 का यूनिट है और 7 चैप्टर्स है इसके अंदर। सो इट इज 7, ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और उसके बाद सेल के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स हैं, जो हमारी +1 की 3rd यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो +2 का 1st यूनिट है, उसके अंदर भी टोटल 4 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये जो चैप्टर्स हैं ये बेस के ऊपर आ रहे हैं। अब ये चैप्टर्स हमने डिवाइड कैसे किए? ये यूनिट्स हमने इस वे से रखी हैं यहाँ पे कि ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा क्रैमिंग नहीं करनी, कुछ हमने बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, बट फिर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत अच्छे खासे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक्स में से आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम रिसेंट डाटा ही डिस्कस करें, 2019 के अंदर इकोलॉजी में से 8 क्वेश्चंस आए थे। अब आपको पता है इकोलॉजी पढ़नी कितनी ईजी है, कुछ क्रैमिंग वाला भी नहीं है, एक बार अच्छे से हमने समझ ली, उसके बाद उसको रिवाइज ही करना है, दोबारा रटने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कुछ भी रटने वाला नहीं है, सब समझने वाला है, कंटेंट वाइज बहुत सही यूनिट है ये। इसमें से लास्ट ईयर 15 क्वेश्चंस आए थे, 14 और 15, मतलब जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से तो हर साल यही रहता है, 14-15 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ इसी यूनिट में से आते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी को मैंने यहाँ इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 2, बट इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं 5, 4, 5, 6 भी आ जाते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है किस्मत के ऊपर, बट 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं वो 5 to 7 भी मान सकते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी से आ जाते हैं। अब इसको यहाँ क्यों रखा? आप सोच रहे होगे इसमें तो कितने कम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको यहाँ रखने का यही लॉजिक है कि पढ़ने सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस, सही है ना। एनिमल फिजियोलॉजी सेम 7 चैप्टर्स हैं, थोड़े बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत क्रैमिंग भी है, बट अपनी बॉडी से रिलेटेड है तो हमें ज़्यादा टफ नहीं लगती है यूनिट। और इसमें से भी हम 12 से 13 और 14, 15, 16 तक क्वेश्चंस जो है वो एनिमल फिजियोलॉजी से कवर कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें से भी आ जाते हैं 8-10 क्वेश्चंस, क्रैमिंग यहाँ भी कुछ नहीं है, कंटेंट बहुत लिमिटेड है। अब सेल का जो है ये हर साल वेरी करता है, मतलब कई बार देखा गया है कि सेल में से 10 क्वेश्चंस आ गए, कई बार देखा गया है सेल में से 4 ही क्वेश्चंस आए, 5 ही क्वेश्चंस आए। तो सेल का सिर्फ ये है कि कंटेंट वाइज ये यूनिट ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें क्रैमिंग नहीं है, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब ये भी हो गया कि हमने डाटा जो है जनरेट कर लिया कि किसी साल इसमें से 9 क्वेश्चंस आए हैं, किसी साल इसमें से 5 क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये कंटेंट वाइज इतना क्रैमिंग नहीं कैरी करती तो हमने इसको बेस पे रख लिया। और इवन सेल की बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो हमें ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस से होती है, सो ये हमारे लिए बहुत ईजी यूनिट होती है, ठीक है। तो इसको हमने बेस पे रख लिया। इवन आप क्या कर सकते हो, सेल यूनिट को आप आप ह्यूमन वेलफेयर के साथ ना एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहो तो इसको बेस के ऊपर लेके आ सकते हो और सेल को सेंटर में ले जाओ, क्योंकि हर साल ये हो रहा है, सेल में से कभी 5 आ गए तो ह्यूमन वेलफेयर, मतलब बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो आपकी यूनिट है +2 की, जिसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें से 10 आ गए, सेल में से 5 आए, कभी होता है कि सेल में से 10 आ गए, इसमें से 5 आ गए, तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। ह्यूमन वेलफेयर को मैंने वहाँ इसलिए रखा है क्योंकि उसमें क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर क्रैमिंग है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैमिंग है, इसीलिए मैंने उसको मीडियम इम्पैक्ट में रखा। हाई इम्पैक्ट का मतलब ऐसे यूनिट्स जिसमें से कंटेंट बहुत कम है, जिसमें से हमने पढ़ना लिमिटेड है बट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मीडियम इम्पैक्ट में रखा जिसमें कंटेंट भी है, क्रैमिंग भी है, बट क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये हमारी +1 की यूनिट है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से 2 क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इसको पढ़ने का सबसे अच्छा लॉजिक क्या है कि इसको बस एक बार ही आपने पढ़ लिया, मैं कहती हूँ दोबारा कभी भी मत पढ़ो, फिर भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे,
बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का मैंने आपको बता ही दिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से आ जाते हैं, इस इकलौते चैप्टर में से आपको 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट फिर भी मैंने इसको मीडियम इम्पैक्ट में रखा क्योंकि इसमें क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में हमें इसका बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो कवर करना होता है, ठीक है। उसके बाद टॉप के ऊपर हमने रखे लो इम्पैक्ट टॉपिक्स, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिसको हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं बट क्वेश्चंस आते हैं इतने से, 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम, मैं बहुत अच्छे से श्योर हूँ, प्रेटी श्योर है ये कि आप लोगों ने अपनी +1 के अंदर एनिमल किंगडम को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, बट जब आप नीट का पेपर दोगे ना आपको दुख होने वाला है, क्योंकि हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं आते, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। इसके ज़्यादा आप पढ़ लो, आपकी इच्छा है, जितना मर्जी टाइम वेस्ट कर लो, वो आपका अपना कॉल है, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एनिमल किंगडम को सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलर विद प्लांट किंगडम, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बट 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, टोटल 5 चैप्टर्स हैं, बट 5 चैप्टर्स में से आपको पता है कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, सिर्फ हर साल 5 ही क्वेश्चंस आते हैं, हार्डली 5, कभी 6 हो गए, कभी 4 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 करेक्शंस है, यहाँ 7 आएगा, ठीक है। सो टोटल इतना आपको पता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप कितना पढ़ते हो, मिनरल न्यूट्रिशन, एक एक एलिमेंट, उसके इतने सारे फंक्शंस पढ़ते हो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर हार्मोन्स की कितनी डिटेल पढ़ते हैं, बट इसमें से क्वेश्चन, हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन लगा लो ऑन एन एवरेज। तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने बहुत पड़ते हैं, कंटेंट वाइज बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है। सो आपको इसी वे से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा फोकस इन चैप्टर्स के ऊपर करना है, बारी बारी रिवाइज करो, नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। उसके बाद इनके ऊपर जब ये आपके टिप्स पे हो गए, जब आपका ये हो गया ना कि ईच एंड एवरी डायग्राम, ईच एंड एवरी लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद हो चुकी है, उसकी इतना ज़्यादा याद हो चुका है कि नीट से एक दिन पहले तो आपको ऐसा लगे कि आप एनसीईआरटी दोबारा लिख दोगे, इतने अच्छे से याद हो चुके हैं ये। फिर आप इनके ऊपर आओ, इनके ऊपर भी आप पढ़ो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, बट हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम। लो इम्पैक्ट टॉपिक्स को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। लाइक एनिमल किंगडम का ईच फाइलम की क्लासेस तक नहीं जाना, ठीक ठाक पढ़ना है इसको। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना है, छोड़ के जाओगे तो मार्क्स कम होंगे। हमने स्कोर करने हैं 360 में से 340 मार्क्स, तो छोड़ना एक भी चैप्टर नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको ये बताया गया है कि कौन सा चैप्टर किस वे से आपने कितनी फोकस के साथ पढ़ना है, कितना किस चैप्टर के ऊपर टाइम डिवोट करना है, ठीक है। एक सबसे बड़ा बेस्ट मेथड और होता है, कोई भी चैप्टर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका एक सीरीज़ बनाओ, सीक्वेंस बनाओ। वो क्या है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप अपने नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप नोट्स आपके पास कुछ है नहीं, नोट्स का कोई सोर्स नहीं है, तो आप वाई स्कूल की वीडियोस देख सकते हो। वाई स्कूल की वीडियोस में से आप लेक्चर नोट्स लो, जहाँ से आपको देखने में मिलेगा कि वाई स्कूल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब बायोलॉजी की एनसीईआरटी पूरी खोल के रखी हुई है, पूरी ईच एंड एवरी पॉइंट जो है एनसीईआरटी का वो एक्सप्लेन्ड है। उसके नोट्स लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, एंड उसके बाद आप क्विज़ करो या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कम से कम एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद अपना टेस्ट दो, दैट्स इट। इतना कर लोगे तो आपके 360 में से 350 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। डेफिनेट है कि आपके इतने मार्क्स आने ही आने हैं, जस्ट क्या है, प्रॉपरली ये स्कीम फॉलो करते जाओ, ठीक है जी। सो गुड लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू।